हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी बायोलॉजी सर। तो दोस्तों, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर का टॉपिक है, जी हाँ। और हमने जो है वहां पर कवर कर दिया था ग्रोथ के बारे में, है ना, और रिप्रोडक्शन हमने बता दिया था, मेटाबॉलिज्म बता दिया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने बता दिया था। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो होता है कॉन्शियसनेस। आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कॉन्शियसनेस होता क्या है, ठीक है। किसकी बात हम कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस। तो देखिए, कॉन्शियसनेस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, देखा जाए हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ठंड पड़ रही, गर्म पड़ रही, बरसात हो रही है, ठीक है, या तो हमको किसी ने मार दिया, तो ये जो चीजें होती है ना, ये क्या होती है? ये स्टिमुलस होती हैं। क्या होती है? स्टिमुलस। और यही जो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, ठीक है, जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब जो स्टिमुलाई हमें मिलती है और जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कॉन्शियसनेस का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? स्टिमुलाई का मतलब, सुनिए, स्टिमुलाई का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है वो स्टिमुलस है, ठीक है। जैसे कि ठंड, बरसात या कोई इनको मार रहा, तो ये सभी चीजें क्या होती है? स्टिमुलस होती है। और कॉन्शियसनेस का मतलब इस स्टिमुलाई के प्रति हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होती है उसे हम सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो क्या होती है? कॉन्शियसनेस। आई बात समझ में? तो चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। तो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है? सब में कॉन्शियसनेस होता है। जैसे अगर आप एक गाय को दौड़ा लो, ठीक है, गाय को मार रहे हो आप, चलो बैल को दौड़ा रहे हो, ठीक है, तो बताइए बैल को जब आप मारने जाते हैं तो बैल गुस्से में आपको नहीं दौड़ा लेता है, ठीक है। तो आपने बैल को क्या किया? स्टिमुलस दिया, भगाया उसको, लेकिन वो क्रोध होकर आपको दौड़ा ली, है ना। या आपको कोई थप्पड़ मार दिया जोर से, तो आपको स्टिमुलस मिला ना, जो थप्पड़ है वो आपको क्या है? वो मिला स्टिमुलस, ठीक है। अब आप उसके प्रति रिस्पॉन्स करोगे कि सामने वाले बंदे को पटक के मारना है, गिराना है, या तो सुलह करना है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब कि किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट या उसके प्रति हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। हमें ठंड लगती है, बिल्कुल, हम क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं। हमें गर्मी लगती है, मोटे कपड़े नहीं पहनते, हम क्या करते हैं? पतले कपड़े पहनते हैं। तो आप एक गर्मी ठंडी ये जो होती है स्टिमुलस ही तो है, इसके प्रति आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो ये क्या होती है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम टू सेंस external stimuli, external stimuli and response and response। किसी भी स्टिमुलाई को जो बाहर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति हम क्या करते हैं? उसको हम सेंस करते हैं, ठीक है, और उसके प्रति हम जो रिस्पॉन्स देते हैं वो क्या होता है? कॉन्शियसनेस। क्या होती है? कॉन्शियसनेस। और ये जो कॉन्शियसनेस होता है ये सभी लिविंग्स में होती है। इन ऑल लिविंग्स, in all livings, okay।
ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर एक वर्ड आ रहा है स्टिमुलाई। क्या होता है वर्ड, कौन सा आ रहा है? स्टिमुलाई। ये क्या होता है या स्टिमुलस क्या होता है? देखिए, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं बताइए? वो होते हैं स्टिमुलाई, ठीक है, या स्टिमुलस। एनी चेंज, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एनी चेंज एनी चेंज इन आवर सराउंडिंग्स। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। एनी चेंज इन आवर सराउंडिंग्स और इन environment। बात को सुनिएगा, स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जो भी चेंजेस देखने को मिल रहा है हमारे प्रति, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, आप तवे पे हाथ रखे और आप जल गए, तवे पे हाथ रखा आप जल गए, तो वो जो गर्म चीज आपको लगी जिसकी वजह से आप जले, वो क्या था? वो स्टिमुलस था, ठीक है। आपको ठंड लग रही है, जो ठंड होता है, जो कूलनेस है, जो कोल्ड है, विंटर है, ये स्टिमुलस है, और इसके प्रति आप स्वेटर पहन के रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। चलो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप दौड़ रहे हो, या कह लो कि किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ जो लगा आपको वो स्टिमुलस है, और आप उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस की वजह से है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस सभी लिविंग्स में होती है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। जैसे आप देखिए ना, जो प्लांट्स भी होते हैं, वाटर, एयर, है ना, इसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते, पानी दो, ठीक है, और एयर, और जब फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी तो क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो सिर्फ ह्यूमन में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्शियसनेस किसमें होता है? कॉन्शियसनेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन में होता है। क्योंकि अगर मान लो हमको कोई मारा तो हम भी उसको दौड़ा के मारेंगे, लेकिन अगर आप प्लांट्स को मारने जा रहे हो, प्लांट्स भी लिविंग ही है, प्लांट्स को आप थप्पड़ मार रहे हो, तो क्या वो भी आपको कहता है ए भाई मैं भी तेरे को 2-4 थप्पड़ लगाऊंगा? ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता। लेकिन हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, हमें कोई गाली देता है, दौड़ाता है, मारता है, हम भी रिस्पॉन्स देते हैं, बट प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है। प्लांट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो किसके प्रति? जैसे वाटर, एयर, विंड, ठीक है, तो इनके प्रति, ठीक है, लाइट, इनके प्रति। ऐसा नहीं कि हमको दौड़ाकर मारने लगेगा, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको समझनी चाहिए। चलो, अब हम बात करते हैं भाई कि स्टिमुलाई क्या हो गया, ठीक है। अब हम स्टिमुलस के भी टाइप की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई या स्टिमुलस। ओके, तो कौन कौन से होते हैं बताइए? जैसे कि फिजिकल हो गए, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो गया, तो ये सभी स्टिमुलाई होते हैं। तो आइए हम यहां पे लिख लेते हैं।
फिजिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई, फिजिकल, केमिकल और क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। ओके, कौन कौन से, फिजिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। अगर हम बात करें फिजिकल स्टिमुलाई, तो फिजिकल स्टिमुलाई में क्या लिखोगे, जैसे कि टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएंगे, है ना, लाइट हो जाएंगी, ये सभी क्या होती है, फिजिकल स्टिमुलाई। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इसमें आएंगे टेम्परेचर, एंड लाइट। टेम्परेचर एंड क्या हो जाएंगे, लाइट। ठीक है, तो फिजिकल देखिए, अगर हमें टेम्परेचर का मतलब होता है, मान लीजिए मैं अभी बोला ना आपसे कि अगर मान लो मुझे बहुत चीज, गर्म चीज में मैंने हाथ रख दिया, मेरा हाथ जल गया, ठीक है, तो वो जो गर्म चीज थी, वो जो गर्म नाम का एक शब्द था, हॉटनेस, ठीक है, वो क्या था बताओ, वो स्टिमुलाई था जिसकी वजह से हमें, हमारी हाथ जल गई। ठीक है, जब हाथ हमने तवे पर रखा तो हमें गरम गरम कुछ लगा, तो हमने हाथ तुरंत जो है रिस्पॉन्स किया, अपने हाथ को तवे से तुरंत हटा लिया। ठीक है, तो गर्म चीज क्या थी, स्टिमुलाई थी, और उसके प्रति आपने रिस्पॉन्स किया हाथ हटा करके। आई बात समझ में। और यहाँ पर लाइट, अगर एक बात बताइए, प्लांट्स को आपने देखा है, प्लांट को जब लाइट मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, एंड अगर हमें लाइट मिलती है तो क्या हम लाइट के बिना रह सकते, नहीं। जैसे अभी देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लाइट में ही तो पढ़ा रहे हैं, अगर लाइट ना होगी तो क्या हम आपको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो लाइट है तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और लाइट क्या है बताइए, ये है स्टिमुलस या स्टिमुलाई। आई बात समझ में, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम केमिकल स्टिमुलाई बात करते हैं, तो केमिकल स्टिमुलाई में जैसे कि तुम्हारे आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, है ना, और जैसे कि पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं ना, ये भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएंगे, ठीक है। केमिकल स्टिमुलाई में आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स, पॉल्यूटेंट्स, और आप गैस भी ले सकते हो, गैसेस। ठीक है, तो फिजिकल स्टिमुलाई में टेम्परेचर, लाइट, केमिकल स्टिमुलाई में पॉलन ग्रेन्स हो जाएंगे, है ना, पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे, एंड क्या हो जाएंगे, गैसेस हो जाएंगे। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स का मतलब देखिए, आप जब प्लांट्स में पढ़ोगे, पॉलन ग्रेन एक होता है फीमेल गेमेटोफाइट, ये जो पॉलन ग्रेन्स होता है ना, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, इंसान को पॉलन एलर्जी भी हो जाते हैं। पॉल्यूटेंट्स का मतलब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो क्या करती है बताइए, कुछ केमिकल रिलीज करती है पॉल्यूटेंट्स में। ठीक है, एंड गैसेस, गैस भी कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, तो वो भी क्या हो गया, एक रिस्पॉन्स, वो भी एक स्टिमुलाई ही हो गया। ठीक है, क्योंकि गैस केमिकल ही होती है। ओके, अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। तो बायोलॉजिकल स्टिमुलाई में आप इतना लिख लीजिए, जो भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोलॉजिकल स्टिमुलस होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में
आ गया होगा। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लो। चलो भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये तो रही कॉन्शियसनेस की बात। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया गया है कि जो कोमा पेशेंट होते हैं, जो बंदे ब्रेन डेड होते हैं, ब्रेन डेड का मतलब वो मेडिकल में पड़े रहते हैं, ठीक है, जो कोमा में होते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, वो केवल किस बेस पर चलते हैं, मेडिसिन के बेस पर। ठीक है, उनको बड़ी बड़ी दवाई दी जाती है, दवाई दे करके उनको क्या किया, लिविंग्स के फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, बाकी वो ब्रेन डेड होते हैं। तो क्या सर इसमें कॉन्शियसनेस है? देखो, पहली बात तो जो ब्रेन डेड बंदा होता है, जो कोमा पेशेंट होते हैं, अगर उसकी बात करें तो ना तो ये पूरे लिविंग स्टेट में होता है, ना तो नॉन लिविंग स्टेट में होता है। इसको लिविंग स्टेट में रखा गया है थ्रू द मेडिसिन की बदौलत से। लेकिन ये जो इसका ब्रेन है, कोमा पेशेंट का जो ब्रेन है, वो पूरी तरह से डेड है, वो कोई भी रिस्पॉन्स करने के लायक नहीं है। मतलब कहने का मतलब, ये बंदा जो है, इसको अगर मारो तो फील तो कर सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। तो ऐसे बताइए, क्या इनमें कॉन्शियसनेस होगा? नहीं होगा ना। क्या इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है टू अवेयर हिमसेल्फ। ठीक है, टू अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, खुद के लिए अवेयर होना, वही तो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, हम सोच सकते हैं, हम अच्छा खा सकते हैं, हम अच्छा पी सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस जो होती है, जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, ये क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन, किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। देखो, ये एक हंसता खेलता आदमी है। ठीक है, अगर मैं इसे कहूं कि भाई क्या ये कॉन्शियस, इनमें कॉन्शियसनेस है? बिल्कुल। ह्यूमन में क्या होता है? कॉन्शियसनेस। और ह्यूमन ह्यूमन जो होता है, वो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ह्यूमन में क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, चलो भाई ये भी मैं बता देता हूं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है टू अवेयर अबाउट हिमसेल्फ। टू अवेयर अबाउट सेल्फ या हिमसेल्फ, सेल्फ कर लो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। हम सोच सकते हैं, हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोच समझ करके बात कर सकते हैं, किसी भी चीजों को समझ के उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, जो कि सिर्फ ह्यूमंस में होता है। और लिविंग में क्या होता है? जितने भी लिविंग्स है भाई, ह्यूमन में लिविंग हम तो हैं, हमारे में मतलब ह्यूमंस में केवल सिर्फ कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, कॉन्शियसनेस में सेल्फ कॉन्शियसनेस। और बाकी अदर जो लिविंग्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जो भी होते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होता है। आई बात समझ में? प्लांट्स में क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस। और जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग क्या है, एनिमल्स में ही तो आते हैं ना। ठीक है, हमारे लोगों में यानी ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं इन ऑल लिविंग्स, या कह लो कॉन्शियसनेस
फाउंड इन ऑल लिविंग्स, फाउंड इन ऑल लिविंग्स, बट जो ह्यूमन होता है उनमें केवल सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, बट ह्यूमन में केवल सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। आई बात समझ में? चलो भाई ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और समझाते हैं कि जो कोमा पेशेंट होते हैं वो कैसे क्या है। भाई देखो, कोमा पेशेंट की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये एक पेशेंट है, ठीक है, ये क्या एक पेशेंट, कैसा पेशेंट है? कोमा पेशेंट। कोमा पेशेंट, ठीक है, कोमा पेशेंट कहने का मतलब है कि इसका ब्रेन डेड है, ब्रेन, ये कैसा बंदा है? ब्रेन डेड, ठीक है। ब्रेन डेड का मतलब है कि ये दिमाग से ना तो सोच सकता है, मतलब अब कोमा पेशेंट का मतलब यही हो ना तो ये चल सकता है भाई, जब ब्रेन ही खत्म हो गया, हमारे नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी का कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, तो बंदा लिविंग स्टेट में तो है बट पूरी तरह से नहीं है, वो एक लाश की तरह ही पड़ा हुआ है। किसकी तरह? एक लाश की तरह ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन डेड का मतलब यहां पर ये लिख सकते हैं, person is not completely in livings nor non living, ठीक है। ना तो ये लिविंग माना जाएगा ना तो नॉन लिविंग माना जाएगा जो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसे लिविंग स्टेट में रखा गया है, इसके अंदर हर एक सेल में मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिज्म तो हो रही है ना, और मेटाबॉलिज्म जो होता है हर सेल में होती है, और वो क्या होता है? लिविंग्स के फीचर होते हैं, ये लिविंग स्टेट में है, ठीक है। but he is in living state, he is in living state, लिविंग स्टेट में है, और ये लिविंग स्टेट में कैसे है? मेडिसिन पर डिपेंड होकर के, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन, डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन, ओके, डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन। ना तो ये बंदा कॉन्शियसनेस में है ना तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में है, ठीक है। ब्रेन का पूरी बॉडी से कनेक्शन ही कट गया हमारे नर्वस सिस्टम का, तो कहां से ये भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस में आएगा, ठीक है। तो ये था किसके बारे में भाई? ये था कॉन्शियसनेस के बारे में। तो एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी पर मूव कर जाएंगे, ओके। अब हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी।
अच्छा कॉन्शियसनेस कौन सा फीचर था भाई, ये तो मैंने लिखना ही भूल गया। ठीक है, अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो यहां पर लिख लेते हैं डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर। देखो भाई, अब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी। तो ये बताइए बायोडायवर्सिटी क्या है, बताइए बताइए, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा। देखिए बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे आसपास जितने भी लिविंग्स हैं, ठीक है, लाख करोड़, ठीक है, तो हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग्स है, वो उस अर्थ का टोटल बायोडायवर्सिटी है। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी क्या होता है कि ऑन अर्थ देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अभी तक एनसीईआरटी में दिया गया है जितनी भी नॉन स्पीसीज है बायोडायवर्सिटी की या डायवर्सिटी की, ठीक है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख भी कह सकते हैं। तो अभी तक जितनी स्पीसीज जानी गई हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब है तो बहुत सारे, 17-18 लाख नहीं, 20-25 लाख, उससे भी ज्यादा है। लेकिन अभी जानी कितनी गई है बताइए, कितनी जानी गई है? ये स्पीसीज जो है 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑन अवर अर्थ, मैं लिख रहा हूं, लिखना हूं, एक मिनट, on our earth there are a lot of diversity, there are a lot of diversity of living organism and is called और उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, एंड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं उसको? हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हमारे अर्थ पर लिविंग्स ऑर्गेनिज्म की जितनी भी विभिन्नताएं हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है, वो सभी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी में आती है। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी अभी तक जितने भी बायोडाइवर्सिटी जाने गए हैं, वो है, जितनी भी लिविंग्स की डाइवर्सिटी जानी गई वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। तो यहां पर लिख सकते हैं टोटल नोन स्पीसीज, the total known species on our earth is 1.7 to 1.8 million, is 1.7 to 1.8 मिलियन, जिसको हम बोल सकते हैं 17 to 18 लाख, 17 से 18 लाख। तो ये नॉन स्पीसीज है। नॉन स्पीसीज का मतलब होता है कि अभी अर्थ में
है तो बहुत डाइवर्सिटी, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होने मतलब 20 लाख 30 लाख कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो जाने गए स्पीसीज है, जो जाने गई डाइवर्सिटी है स्पीसीज की, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, ये होती है इनकी टोटल बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें यहां पर एनसीईआरटी में एक वर्ड है आयुसीएन, और आयुसीएन का जो पूरा नाम होता है, एक मिनट, आयुसीएन का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है बताइए? आयुसीएन वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेस एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पे लिखेंगे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और इन्हीं के हिसाब से ये जो पता चलता है आयुसीएन के हिसाब से कि हमारे अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, टोटल नोन डाइवर्सिटी जो स्पीसीज की है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है इसको। ये आयुसीएन की अगर बात करते हैं इसको याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आयुसीएन का पूरा नाम जो होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये आपको पूरी तरह से क्या करना है, इसको याद करने हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतना देख लीजिए आप, फिर हम आगे मूव करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे टैक्सोनॉमी पर। टैक्सोनॉमी आपको पता है क्या होती है? टैक्सोनॉमी ये भी डाइवर्सिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये साइंस की ही एक ऐसी ब्रांच होती है जो क्लासिफिकेशन को मतलब क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। ओके, तो पहले इसको देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब हम बढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या होता है भाई टैक्सोनॉमी? ये टैक्सोनॉमी क्या है? ये टैक्सोनॉमी क्या है? ये टैक्सोनॉमी, अरे टैक्सोनॉमी का मतलब ब्रांच है भाई, ब्रांच है भाई। क्या होता है टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी में हम लिखते हैं ब्रांच ऑफ साइंस branch of science that
deals that deals with the process of deals with the process of classification. प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से डील है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का भी मतलब क्या होता है भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी इजी स्टडी के लिए हमें उसको क्या क्लासिफाई करना, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देना, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी आपको पता चला कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी उसके साथ डील है, ठीक है। चलो अब इसको देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलो भाई अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन? देखो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी बायोडाइवर्सिटी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए हमें उन एनिमल्स को या उन लिविंग्स को अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। मतलब हमें क्या करना पड़ता है ना, लिविंग्स की बहुत सारी डाइवर्सिटी है और उनकी स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन की नीड पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे for the study of biodiversity of living organism, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग्स कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग्स, वी नीड क्लासिफिकेशन। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। लिविंग्स की अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की। या क्लासिफिकेशन में एक और लिख सकते हो कि डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को उसकी कैटेगरी में या ग्रुप में उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन डिवाइड्स द लिविंग्स या डिवाइड द organisms into groups, ठीक है, on the basis of similarities, on the basis of their similarities। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, हम जो भी लिविंग्स होते हैं उनके सिमिलैरिटीज के बेस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप में क्या कर देना, क्लासिफाई कर देना, उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हमें लोगों ने क्या किया, प्लांट्स में नहीं रखा ना, हम एनिमल में आए। किसमें आए, एनिमल में, क्योंकि हम खुद चल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं देखा गया। अब जैसे बर्ड्स क्या हुई, बर्ड्स को एनिमल में, मतलब बर्ड्स को ह्यूमन में नहीं रखा गया है ना। ह्यूमन में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हमारे पंख नहीं होते, बर्ड्स के पंख होते, वो उड़ सकते हैं। तो उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी स्टडी और आसान हो जाए, और इसे ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद हम टैक्सोनॉमी के टाइप बताते हैं, ठीक है।
चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी की अगर बात करते हैं तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इसे हम दो ग्रुप में कैटेगराइज किए हैं, मतलब दो कैटेगरी में इसको हम क्लासिफाई किए। कौन कौन सा है, पेन ले लेता हूं भाई। एक है कौन सा, एक मॉडर्न है और एक क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल। एक मिनट, यहां पे ऐसे, चलो यहीं पे लिख देता हूं। फर्स्ट कौन सा है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। और दूसरे नंबर पे है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। देखो भाई, क्लासिकल जो टैक्सोनॉमी होती है ये जो है सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेस पर होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। मतलब यहां पर किसकी बात बोल रहा है, ये सिंपल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी, मतलब उसके मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर के बेस पर हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, ग्रुप कर दिया, किसमें, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में। अब हम बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में कुछ अलग चीजें देखी जाती है, उनका इंटरनल फीचर है ना, और उनका सेल बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है, उनका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस देखा जाता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखा जाता है, इंटरनल मतलब एनाटॉमी की भी बात यहाँ पे की जाती है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन चलो अब नंबर 1 में क्या लिखेंगे हम, बेस्ड ऑन, कौन सा कलर ले लूं, चलो यही ले लेता हूं, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर, और
इंटरनल फीचर। और क्या हो जाएगा बताइए, इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सेल इंफॉर्मेशन यानी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब उनका सेल का शेप कैसा, सेल का नंबर क्या है, सेल का बिहेवियर क्या है, सेल का क्या काम होता है, इस पर बेस्ड होते हैं, नहीं साइटोलॉजी पर, ठीक है। और डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस, और लास्ट में हो जाएगा एम्ब्रायोलॉजी। देखो एम्ब्रायोलॉजी का मतलब जानते हो क्या होता है, पहली बात तो ये जानो कि एक्सटर्नल फीचर का मतलब, ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है किस पर बेस्ड है, एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर का मतलब जानते हैं क्या होता है कि ये देखिए यहां पर ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके बाहर की फीचर कैसे है, बाहर ये कैसा दिखता है, उसके बेस पर हमने क्या किया, इसको डिस्क्राइब कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया। और इंटरनल का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर यानी इसकी एनाटॉमी की बात हम करेंगे, ठीक है। और इकोलॉजिकल का मतलब होता है उसका इकोलॉजी में इंपॉर्टेंस क्या है, एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और इसके बाद साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब क्या है भाई, इसका सेल क्या है, सेल का इंफॉर्मेशन क्या है, सेल का नंबर क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, क्या काम है इसका, ये होता है साइटोलॉजी। और एम्ब्रायोलॉजी का मतलब है कि इसके एम्ब्रायोलॉजिकल का इंफॉर्मेशन, एम्ब्रायो का जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आता है किसमें, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, एम्ब्रायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो ये किसके बारे में था भाई, ये था टैक्सोनॉमी के बारे में, किसके बारे में था, टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सिस्टमैटिक्स पर, फिर आगे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा 3 लेक्चर और बचा है, उसमें हम फिनिश कर देंगे 3-4 लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए भाई मुड़ते हैं सिस्टमैटिक्स की तरफ। सिस्टमैटिक्स, क्या होता है भाई सिस्टमैटिक, सबसे पहले हम ये बता दें, जो सिस्टमैटिक है ये एक लैटिन वर्ड है, ये क्या होती है, एक लैटिन वर्ड। मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये थोड़ा, हाँ, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ठीक है। ये लैटिन, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, ठीक है। और
ये जो सिस्टमैटिक है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। तो यहां पर लिखेंगे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें अरेंज करना, उन्हें ग्रुपिंग करना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक। क्या बोलते हैं भाई? सिस्टमैटिक। आई बात समझ में? ठीक है। अब याद रखिएगा एक बुक है, कौन सी बुक है भाई? एक बुक है और उस बुक का नाम मैं बता देता हूं। एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी भी बोल सकते हो आप। कौन सा ले लो पेन? चलो ये ले लेता हूं। बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। और इस बुक में सिस्टमैटिक्स के बारे में दिया गया है। ये जो बुक है सिस्टमैटिक के बारे में इस बुक में दिया गया है और इस बुक को दिया किसने था? गिवन बाई, ठीक है, गिवन बाई। ये बुक कौन दिए थे? गिवन बाई। या किसने लिखा था? गिवन बाई कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस। ठीक है, कार्लस लिनियस ने दिया था इसको, ठीक है। और ये जो कार्लस लिनियर है ये है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, ये था किसके बारे में? सिस्टमैटिक्स के बारे में। किसके बारे में था भाई? सिस्टमैटिक। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहां पर लिख देते हैं यार, दिखाई नहीं देगा क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो आज का हमारा देवी और सज्जनों यहीं तक हमारा लेक्चर होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, नहीं करना है कोई बात नहीं। अपने दोस्तों में जो अभी न्यू वीडियो आने के लिए वेट कर रहे हैं उनको जाकर के शेयर कर देना। तो और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।